खुद से डिज़ाइन करे, कोई भी चीज़ हो सकती है, न्यू आइडियाज़ लेकर आए, क्रिएटिव थिंकिंग हो या कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करे, और सोचने की सलाहियत डेवलप करना। हमारा अक्सर मकसद ऑब्जेक्टिव्स में बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, बट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। The assessment method measures whether your student learn a lesson information and meet your lesson objective. Assessment method क्या होता है कि उसमें आप मेजर करते हो कि अब बच्चे ने जो आपने सिखाया है, लेसन की जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को सिखाई है, क्या उसने वो सीखी है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आपने बनाए थे वो मीट हुए, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव्स में तो यही लिखा है ना कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू दैट और दैट दिस एंड दैट। तो क्या बच्चा वो वाकई करने के काबिल हुआ है? असेसमेंट मेथड से जो है वो आपको इस चीज़ का पता चलता है। टू स्टार्ट देयर आर डजन ऑफ वेज टू मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू फॉर्मेटिव सिस्टम। इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए डजन ऑफ वेज, बहुत दर्जनों तरीके हैं कि हम मेजर कर सकें स्टूडेंट्स की लर्निंग को थ्रू किसके ज़रिए? फॉर्मेटिव असेसमेंट के ज़रिए। हाउ टू, वेयर, हु, व्हेन, व्हाट। कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे। इन एडिशन, योर असेसमेंट मेथड मे बी एन इन क्लास असाइनमेंट और होमवर्क फॉर स्टूडेंट टू कंप्लीट प्रायर टू द नेक्स्ट क्लास। इसके अलावा जो है आपका जो असेसमेंट मेथड है मे बी आपका क्लास में भी हो सकता है, ठीक है, कि आप क्लास में बच्चों से ऐसे सवाल पूछो। आप बच्चों को असाइनमेंट भी दे सकते हो इस तरह की, आप होमवर्क भी दे सकते हो जो बच्चों को नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कंप्लीट करना होता है, ठीक है, प्रायर टू द नेक्स्ट क्लास। व्हेन चूजिंग योर असेसमेंट मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट योर लेसन ऑब्जेक्टिव। जब आप अपना असेसमेंट मेथड को चूज़ करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखो या ये चीज़ शामिल करो कि लेसन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपका असेसमेंट मेथड मेट करना चाहिए। इफ़ एन ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रिलेट करता है कि बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को, कंसीडर एन असेसमेंट दैट रिक्वायर्स ए स्टूडेंट टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट। तो फिर इस चीज़ पे गौर करो कि आपकी असेसमेंट जो है वो ये रिक्वायर करती हो कि स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सके अपने वर्ड्स में। इफ़ एन ऑब्जेक्टिव वॉज फॉर स्टूडेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट अ स्किल, अगर आपने ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाया था कि बच्चे आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक बच्चे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे स्कूल उस स्किल को, तो डिज़ाइन एंड असेसमेंट, तो असेसमेंट ऐसे डिज़ाइन करो कि कंफर्म हो सके, टू कंफर्म दैट दे कैन डू दैट स्किल, के मतलब वो स्किल कर सकते हैं। आपके असेसमेंट के क्वेश्चंस, आपके टास्क ऐसा होना चाहिए, बच्चों का होमवर्क, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, वॉट एवर द टास्क यू हैव गिवन टू स्टूडेंट, तो वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें पता चल रहा हो कि आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मीट कर गए हैं। ऑल्सो वाइल मैनी असेसमेंट, इसके अलावा इसी दौरान मैनी असेसमेंट जो हैं रिसीव ग्रेड्स इन द क्लास। टीचर क्या करती है असेसमेंट के दौरान, जैसे असाइनमेंट या कोई भी होमवर्क पे जो है ना ग्रेड्स भी देती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, इनकरेज करने के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट डोंट ऑलवेज नीड टू बी ग्रेडेड। इस तरह की जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होती हैं ना वो हमेशा ग्रेडेड, उनके ऊपर ग्रेड्स नहीं दिए जाते, बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि आपने हर लेसन जो है वो क्लास में डिलीवर करना है, तो उसका हर लेसन का आप लेसन प्लान बनाओगे, हर लेसन के पीछे असेसमेंट होगी। अब आप हर असेसमेंट के पीछे तो नहीं ग्रेड्स दे सकते ना। अल्टीमेटली द पर्पज़ ऑफ दिस असेसमेंट, बिला आखिर इस असेसमेंट का जो मकसद होता है इज़ टू मेजर, हम ये चीज़ मेजर कर रहे होते हैं कि हाउ वेल योर स्टूडेंट्स लर्न, कितना अच्छा आपके स्टूडेंट ने लर्न किया है अ लेसन मटेरियल को, जो भी आपने पढ़ाया है, बेस्ड ऑन द वे यू प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड करता है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंटेड की थी, आपके पढ़ाने का तरीका कैसा था, आपने बच्चों को कैसी नॉलेज दी है। इट डिपेंड्स ऑन ऑल्सो टीचर। This measurement will help you wrap up each lesson plan with the lesson reflection. ये measurement जो होती है वो आपको help करती है कि आप सारी चीज़ों को wrap up कर सको each lesson plan को with the lesson reflection के साथ, मतलब आप उस जो आपने lesson deliver किया उसके ऊपर गौर कर सको। रैपअप मीन्स लाइक आप उसको सबको समेट कर फिर देख सको कि आपने मतलब जो बच्चों को पढ़ाया है उसका क्या रिफ्लेक्शन है, उसके ऊपर गौर करो। या आपको ये भी इसमें मदद मिलती है, कैसे? लेसन रिफ्लेक्शन,
lesson reflection portion of a lesson plan encourages teachers to take notes on how to improve a lesson after it has been completed. अच्छा, लेसन जब प्लान कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक लेसन रिफ्लेक्शन का पोर्शन होता है एट द बिल्कुल लास्ट. हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि वो कोई ना कोई सुपरवाइजिंग के लिए टीचर को देख रहा होता है. अगर टीचर को कोई नहीं देख रहा सुपरवाइजिंग के लिए तो टीचर ने ख़ुद को जो है वो बिल्कुल ऑनेस्टली अपने आप को जो है वो जज करना है. ठीक है, अक्सर हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि अगर हम लोग एज अ बीएड के लिए लेसन प्लान बनाए तो उसमें सुपरवाइज़र कोई और होता है, वो हमें जज करके वो हम पे रिमार्क्स दे रहा होता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे लैकिंग है और कहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा किया है. ठीक है, वो सारे रिमार्क्स दे रहा होता है. लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है क्योंकि अब एज अ टीचर अगर टीचर जा रही है तो हर दफ़ा टीचर के साथ कोई नहीं जाएगा. तो यहाँ पे टीचर्स को खुद जो है वो ऑनेस्टली जो है इस पोर्शन को फिल करना है, लेसन रिफ्लेक्शन के पोर्शन को. और इनकरेजेस टीचर, ये खुद टीचर को इनकरेज खुद से भी हौसला अफजाई होती है अगर वो खुद करेगी और अगर कोई दूसरा करेगा तो भी और ज़्यादा होगी. ठीक है, कि वो नोट्स बनाए कि किस तरह से उसने इम्प्रूव करना है, कहाँ पे उसने कमी बेशी की थी, कहाँ पे मिस्टेक की है उसने ड्यूरिंग लेसन प्लान और क्लास के अंदर आफ्टर कंप्लीट होने के बाद वो खुद से जायज़ा लेगी उस चीज़ का. बाय दिस पॉइंट योर लेसन हैज़ क्लियर ऑब्जेक्टिव, अ प्लान फॉर टीचिंग एंड अ वे टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग. इस पॉइंट से क्या होता है कि तुम्हारा जो लेसन, आपका जो लेसन होता है उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, अ प्लान फॉर टीचिंग क्लियर हो जाता है एंड अ वे टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग वो भी क्लियर होती जाती है जब आप खुद से जो है वो अपने आप को सुपरवाइज़ करते हो या कोई दूसरा आपको करता है. बट इफ़ यू डोंट क्रिटिकली कंसीडर, अगर आप खुद से ही अपने आप को क्रिटिकली कंसीडर नहीं करते, वेदर यू सक्सेड यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योर फ्यूचर स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर आप खुद से क्रिटिकली अगर तो हम बात करें कि डेली जो टीचर्स क्लास में जाके लेक्चर डिलीवर करती है तो उस कंडीशन में तो टीचर को खुद ही क्रिटिकली अपने आप को कंसीडर करना है अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए. ठीक है, कहाँ पे वो गलतियाँ कर रही है. अगर तो हम एजुकेशन में हैं और हमें लेसन प्लान बनाने तो वहाँ पे हमें कोई सुपरवाइज़र देख रहा होता है. वो इसलिए देख रहा होता है क्योंकि उसने हमें हमारे ऊपर रिमार्क्स देने होते हैं कि इसने यहाँ पे गलती की है और फिर हमारी गलती बतानी होती है ताकि आगे जाके हम जब कभी टीचर बने तो वो गलतियाँ ना करें. वो लास्ट का पोर्शन कोई और फिल करता है जब हम बीएड के दौरान ये सीख रहे होते हैं. ठीक है, अगर आप एज अ टीचर ये नहीं कर रहे, अगर आप जॉब के अंदर हो, लेसन प्लान बना रहे हो, आप ये नहीं कर रहे, ठीक है, यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योर फ्यूचर स्टूडेंट, तो आप अपने फ्यूचर के स्टूडेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो. किस तरह? क्योंकि आप अपनी खुद की क्रिटिकल, आप दूसरों के बारे में जैसे तनकीदी सोच रखते हो कि इसने यहाँ गलती की, वही सोच आपने अपने ऊपर रख के अपने आप को इम्प्रूव करना है आपने सक्सेस होने के लिए. लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आप स्टूडेंट्स का भी नुकसान कर रहे हो और समहाउ अपना भी कर रहे हो. When completing your lesson reflection, ask yourself questions like, जब आप अपने lesson reflection complete करते हो तो अपने आप से ये सवाल पूछो अगर आप एज अ टीचर हो तो, डिड अ पार्ट ऑफ द लेसन टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. जो मैंने एस्टीमेट लगाया था इस टाइम तक मैं अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर दूंगा, क्या वो उससे ज़्यादा लंबा हो गया कि मुझे उसको नेक्स्ट क्लास तक लेके जाना पड़ रहा है, या किसी और टीचर का पीरियड जो है वो मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया. Was there a portion that student asked for a lot of help with? क्या ऐसा कोई पोर्शन आया था जहाँ पे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, उनको हेल्प की ज़रूरत थी, और वो चीज़ जो है वो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हमारा टाइम फिर उस जगह पे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और बच्चों को भी नहीं हम टाइम दे पाते जहाँ पे उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है. तो इस वजह से ये चीज़ भी आपने गौर करनी है कि जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे, जिस पोर्शन में उन्हें कन्फ्यूजन थी, नहीं समझ आ रहा था, तो उस चीज़ के लिए भी आपको थोड़ा टाइम छोड़ना है. डिड स्टूडेंट्स ब्रीज थ्रू द इंफॉर्मेशन विद नो प्रॉब्लम. क्या बच्चे आसानी के साथ जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को बगैर किसी प्रॉब्लम के समझ गए थे और टाइम वेस्ट नहीं हुआ था. वर स्टूडेंट इंगेज एंड इंटरेस्टेड इन द लेसन. क्या बच्चे इंगेज थे जब मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, या इंटरेस्टेड, दिलचस्पी ले रहे थे लेसन में? अगर नहीं ले रहे थे तो ऐसा क्या वजह थी? क्या मेरी मोटिवेशन सही नहीं थी या पढ़ाने का प्रोसीजर सही नहीं था? ये क्वेश्चंस आपको अपने माइंड में रखने चाहिए. वर द ऑब्जेक्टिव्स मीट बाय मोस्ट और ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स. क्या जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो तकरीबन सारे बच्चों को या कुछ बच्चों को समझ आए? लाइक ऐसा होता है ना, हाफ क्लास
जो है उसको तो समझ आ गया, लेकिन हाफ को नहीं आया। तो ये चीज़ भी आपने रखनी, क्योंकि आपका मिशन तो जो है वो पूरी ओवरऑल क्लास है ना, सिर्फ चंद स्टूडेंट्स तो नहीं है ना। यहाँ पे है कि टीचर को अटेंशन गेन करनी है। 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हिदायत लर्निंग कर प्रोसेस के दरमियान आपको 9 इवेंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, टू कीप इन योर माइंड। टेंशन लेनी है बच्चों की, मोटिवेशन ही ऐसे करवाएं बच्चों की कि वो फ़ौरन से जो है वो टॉपिक की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएं। इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इन्फॉर्म करें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके लर्नर्स के। प्रायर नॉलेज, अगर तो टॉपिक बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है तो पिछली नॉलेज से उसको रिलेट करें। प्रेजेंट कंटेंट्स प्रेजेंट करें कि क्या क्या उस टॉपिक के अंदर आप कवर करेंगी। प्रोवाइड गाइडेंस, बच्चों को रहनुमाई फराहम करें, जहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी है वहाँ पे उनकी हेल्प करें। प्रैक्टिस करवाएं बच्चों से ताकि वो खुद से सोचने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो। प्रोवाइड फीडबैक, बच्चों को फीडबैक भी दें और बच्चों से फीडबैक भी लें। असेस परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को जायज़ा लें कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, जैसा आप जो आप ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं बच्चे से, आप जो परफॉर्मेंस बच्चे की कैसी है, हर बच्चे की, नॉट जस्ट ऑनली वन और सम। इन्हेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र टू द जॉब, ये ट्रांसफ़र टू द जॉब तो खैर दूसरे लेवल की बात है, लेकिन इन्हेंस रिटेंशन, इस चीज़ को बरकरार रखें कि ये बच्चा जो है कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहे। गेन अटेंशन कैसे लेनी है बच्चे की, ठीक है। ऑब्टेन स्टूडेंट्स अटेंशन सो दैट दे विल वॉच एंड लिसन वाइल द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट द लर्निंग कंटेंट। बच्चे की अटेंशन हासिल करने से क्या होता है कि दैट दे विल वॉच, वो आप वॉच कर रहा होता है, आपको इधर उधर अपनी नज़रें नहीं घुमाता, कंटिन्यूसली टीचर की तरफ देख रहा होता है, मतलब इंटरेस्टेड होता है, पता चल रहा होता है, आपको सुन रहा होता है। वाइल द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट, जब जो भी टीचर है जो प्रेजेंट कर रहा है जो भी लर्निंग कंटेंट है उसका, यहाँ से पता चलता है कि बच्चा अटेंशन या पूरे फोकस के साथ है। प्रेजेंट है स्टोरी और अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, एक ऐसी स्टोरी सुनाओ या उसको रियलिस्टिक लाइफ से मैच करो अपने टॉपिक को, या ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करो कि बच्चा जो है वो मोटिवेट हो और आपकी लेसन की तरफ फुल अटेंशन फोकस होके बैठे, या ऐसी प्रॉब्लम लेकर आओ जो बच्चा जो है वो खुशी से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, ना तो इतनी इजी हो और ना इतनी मुश्किल हो कि वो बच्चे के लेवल तक की ना हो। यूटिलाइज आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़, करंट न्यूज़ एंड इवेंट्स, केस स्टडीज़, यूट्यूब वीडियोज़ एंड सो ऑन। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्विकली ग्रैब स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन द टॉपिक। यूटिलाइज आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। करंट न्यूज़ एंड इवेंट्स, जैसे कोई भी बच्चे से पूछो कि आप लोगों ने आजकल ये न्यूज़ सुनी है, ये इवेंट्स है, ये न्यूज़ किसी के बारे में, अपने टॉपिक से जस्ट अपने टॉपिक से नहीं हटना। अगर आप ये न्यूज़ और इवेंट्स दे रहे हो तो ये भी आपके टॉपिक से समहाउ रिलेट करना चाहिए। केस स्टडीज़ के बारे में ये बड़े लेवल पर आ जाती हैं, केस स्टडीज़ यानी यूनिवर्सिटी, बैचलर और फर्स्ट ईयर इंटर। यूट्यूब वीडियोज़ बच्चों को ऐसे ही दिखाओ कि बच्चे उस टॉपिक से रिलेट हों और बच्चे की जो है वो आप अटेंशन गेन कर सकते हो ऐसे। और ये आप जो है ना मोटिवेशन में भी कर सकते हो कि बच्चे को उस टॉपिक पर लाने के लिए आप कोई भी ऐसा चार्ट शो करवा सकते हो कि बच्चे की मोटिवेशन हो, उससे वो टॉपिक की तरफ आए, पिक्चर में ऐसी चीज़ें दिखा सकते हो, बहुत सारे ऐसे एंड सो ऑन प्रोसीजर एंड दिस द ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्विकली ग्रैब। इसका मकसद ये होता है कि आप फ़ौरन से जो है बच्चे की अटेंशन और उसका इंटरेस्ट जो है वो टॉपिक की तरफ ले आओ। स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, बच्चे को उकसाओ कि वो रिकॉल करे अपनी पिछली नॉलेज को, प्रायर नॉलेज को। हेल्प स्टूडेंट मेक सेंस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू समथिंग दे ऑलरेडी नो और समथिंग दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। बच्चे की मदद करो, मेक सेंस ऑफ, उसको ये मतलब एहसास दिलाओ, न्यू इन्फॉर्मेशन को रिलेट करो। कैसे एहसास दिलाएंगे कि आप नई इन्फॉर्मेशन को रिलेट करोगे उस इन्फॉर्मेशन से जो बच्चा पहले से जानता है, ठीक है, जो इससे पहले से एक्सपीरियंस जिस चीज़ को कर चुका है। रिकॉल इवेंट्स फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर से कोई भी ऐसा इवेंट है उसको रिकॉल करो। इंटीग्रेट रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू करंट टॉपिक, इंटीग्रेट रिजल्ट्स यानी कि जो कंबाइन करो रिजल्ट्स को ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू करंट टॉपिक, जो रिजल्ट्स हैं एक्टिविटीज़ के करंट टॉपिक को उनको कंबाइन करो और रिलेट प्रीवियस इंफॉर्मेशन टू द करंट टॉपिक। प्रीवियस इंफॉर्मेशन को रिलेट करो करंट टॉपिक के साथ और जो करंट टॉपिक की एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स हैं उनको कंबाइन करो।
आस्क स्टूडेंट्स अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट, बच्चों से पिछले कॉन्सेप्ट के बारे में पूछो कि उन्हें मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश करो कि मतलब वो उनको कितना अंडरस्टैंड है, और अगर वो चीज़ उनको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंड है तो आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। Present new content, utilize a variety of methods including lecture, reading, activities, projects, multimedia and others. प्रेजेंट न्यू, जब न्यू कंटेंट को हम प्रेजेंट करते हैं तो हम यूटिलाइज़ करते हैं वेराइटी ऑफ मेथड्स को, जिसमें शामिल है लेक्चर आ गया, रीडिंग्स आ गई, एक्टिविटीज़ आ गए, प्रोजेक्ट्स बच्चों को कोई भी दे दिया, मल्टीमीडिया और ऐसी अदर बहुत सारी सो एंड सो ऑन। इन सब मेथड्स को आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी न्यू कंटेंट को प्रेजेंट करने में। सीक्वेंस एंड चंक द इंफॉर्मेशन टू अवॉइड कॉग्निटिव ओवरलोड। आप एक सीक्वेंस के साथ चलो, कोई भी क्लास में एक्टिविटी करवानी है या कुछ भी ऐसा करवाना है तो वो इतना ओवरलोड नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के। बच्चा जो है हमारे कहते हैं ना कि हमारा दिमाग एक हद तक जो है वो बर्दाश्त करता है। कॉग्निटिव कहते हैं मेंटल एबिलिटी, हमारी जितनी जो दिमाग की सलाहियत होती है, तो वो एक हद तक जो है इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में एट अ टाइम ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इतना ओवरलोड मत करो कि बच्चा अपनी अटेंशन और फोकस जो है वो लूज़ कर दे। एक सीक्वेंस के साथ चलो और ओवरलोड नहीं हो। चंक करो, इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। ब्लेंड द इन्फॉर्मेशन टू एड इन इन्फॉर्मेशन रिकॉल। इन्फॉर्मेशन को ब्लेंड कर दो, मिक्स कर दो टू एड इन इन्फॉर्मेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन को मदद मिले रिकॉल करने में, ठीक है। Bloom's revised taxonomy can be used to help sequence the lesson by helping you chunk them into levels of difficulty. Like बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ठीक है, तो आप उसको हिस्सों में तोड़ दो, चंक देम, ठीक है। ये कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी? अगर आपने अपने लेसन में हेल्प लेनी है तो ये हेल्प कहाँ से ले सकते हो? Bloom's revised taxonomy can be used, उसको यूज़ कर सकते हो। वो आपकी हेल्प करेगी कि आप सीक्वेंस के साथ जो है वो अपने लेसन को छोटे छोटे चंक्स में, हिस्सों में जो है वो लेके आगे आगे बढ़ते जाओ और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को दूर करते जाओ। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है ये भी आगे मैं थोड़ा सा आपको उसका एक्सप्लेन कर दूँगी। प्रैक्टिस कैसे करवानी है? अलाउ स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल लर्न। स्टूडेंट्स को अलाउ करो कि वो अपनी नॉलेज जो उन्होंने सीखा है वो अप्लाई करें, या स्किल जो सीखे हैं उसको अप्लाई करें। अलाउ स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज इन ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स को ये अलाउ करें कि वो अप्लाई करें नॉलेज को ग्रुप में या इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में। अगर वही मैंने बात दोबारा रिपीट करूँगी, अगर एक्टिविटी ऐसी है कि बच्चा अकेला नहीं कर सकता तो यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स। इफ़ एक्टिविटीज़ इतनी मुश्किल नहीं है तो यू कैन असाइन इंडिविजुअल। आस्क डीप लर्निंग क्वेश्चंस। बच्चों से डीप लर्निंग क्वेश्चंस पूछो। मेक रेफरेंस टू व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, और हवाला दो जो बच्चे पहले से जानते हैं। और हैव स्टूडेंट्स कोलैबोरेट विद देयर पीयर्स, और स्टूडेंट्स को कहो कि वो मिलकर जो है अपने पीयर्स के साथ काम करें। आस्क स्टूडेंट्स टू रीसाइट, रिविजिट, रीट्रेट इन्फॉर्मेशन दे हैव लर्न। स्टूडेंट्स को कहो कि वो दोबारा उसको पढ़ें, दोबारा उस पर विज़िट करें, और या उस चीज़ को जो है वो दोबारा से इन्फॉर्मेशन को जो है दोबारा से लर्न करें। फैसिलिटेट स्टूडेंट्स एलाबोरेशंस। आस्क स्टूडेंट टू एलाबोरेट और एक्सप्लेन डिटेल एंड प्रोवाइड मोर कॉम्प्लेक्सिसिटी टू देयर रिस्पॉन्सेज। स्टूडेंट्स को जो है वो वजाहत करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करो। स्टूडेंट से कहो कि वो वजाहत दें, एक्सप्लेन करें, डिटेल्स बताएं, ठीक है, और प्रोवाइड करो उनको और कॉम्प्लेक्सिसिटी टू देयर रिस्पॉन्सेज। लाइक उनका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर और थोड़ी ऐसी पेचीदगियाँ ऐड करो ताकि बच्चा जो है वो और ज़्यादा जो है वो सोचने और समझने के काबिल हो जाए। प्रोवाइड फीडबैक प्रोवाइड करो। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू असिस्ट एंड फैसिलिटेट लर्निंग। आप बच्चों को फ़ौरन से फीडबैक दो। जैसे अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उसको फ़ौरन से उसका फीडबैक दो। इससे क्या होता है, आपको परफॉर्मेंस को असिस्ट भी करते हो और मतलब बच्चे की लर्निंग में फैसिलिटेशन, उसको सहूलत भी होती है और वो इनकरेज भी होता है। कंसीडर यूजिंग ग्रुप क्लास लेवल फीडबैक। आप ग्रुप लेवल पे भी गौर कर सकते हो या क्लास लेवल पे भी फीडबैक दे सकते हो। हाईलाइटिंग कॉमन एरर्स, गिव एग्जांपल्स और मॉडल्स ऑफ टारगेट परफॉर्मेंस, शो स्टूडेंट्स व्हाट यू नॉट टू डू। आप कंसीडर करो, ये सोचो कि मतलब आप यूज़ कर सकते हो ग्रुप या क्लास लेवल फीडबैक भी हो सकता है, ठीक है, एज अ ग्रुप लेवल और क्लास लेवल पे भी। हाईलाइट करो कॉमन एरर्स को, जो जो नुक्स हैं उनको हाईलाइट करो
और एग्जाम्पल्स दो उनको, बच्चों को एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ। और मॉडल्स ऑफ टारगेट परफॉर्मेंस, उनको ऐसे मॉडल्स ऐसे मतलब टारगेट परफॉर्मेंस के मॉडल्स बताओ, लाइक कि आप ऐसे कह सकते हो कि बच्चे को एक ऐसी एग्जाम्पल दो जिसको वो फॉलो करें या उसको कॉपी करें। शो स्टूडेंट्स व्हाट यू डू नॉट टू डू, और बच्चों को ये भी बताओ कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, मतलब वो जिस टॉपिक से रिलेट करता है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग पीयर फीडबैक, इस चीज़ पर भी अमल करो कि आप पीयर्स को फीडबैक दोगे। रिक्वायर स्टूडेंट्स टू स्पेसिफाई हाउ दे यूज्ड फीडबैक इन सब्सिक्वेंट वर्क, स्टूडेंट्स से जो है वो इस चीज़ की मतलब रिक्वायरमेंट की इसकी रिक्वायर है कि उनसे पूछो कि वो मतलब हाउ दे यूज्ड फीडबैक, वो उस फीडबैक को कैसे यूज़ करेंगे उसके नतीजे में, ठीक है, सब्सिक्वेंट वर्क में, लाइक कैसे उसको जो है वो कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम जो भी आएगी उसके उस फीडबैक जो उसने लिया है टीचर ने उसको आगे लाइफ में उसको कैसे यूज़ करेंगे। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू रिलेट कोर्स वर्क टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो कि स्टूडेंट अपने कोर्स वर्क को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जो है वो रिलेट कर सकें। ऐसी एग्जांपल्स दो या उनसे स्टूडेंट्स से ऐसी एग्जांपल्स लो। प्रोवाइड एडिशनल प्रैक्टिस, उसके अलावा और इजाफी प्रैक्टिस भी जो है वो उन्हें प्रोवाइड करो। क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, एक हकीकत से मबनी जो है वो टाइमलाइन क्रिएट करो। अ लिस्ट ऑफ 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट रियलिस्टिक, मैंने शुरू में भी कहा था कि 10 ऑब्जेक्टिव्स आप बना लो, ये कोई मतलब समझ में आने ना आने वाली बात है, ये हकीकत के साथ मबनी नहीं है। ये तो ये समझ लें कि आप टीचर एक ही दिन में अपना जान छुड़ा रही हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव्स एक क्लास के लिए इतने ज़्यादा नहीं होते, मैक्सिमम और मिनिमम 2 to 3 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। सो नैरो डाउन योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को छोटा करो टू 2 और 3। की कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, अहम कॉन्सेप्ट्स, अहम आइडियाज़, अहम स्किल्स होने चाहिए। यू वांट स्टूडेंट टू लर्न इन द क्लास, जो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट लर्न करे क्लास में। योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विल हेल्प यू मेक डिसीजन ऑन द स्पॉट and adjust your lesson plan as needed. Here are some strategies for creating a realistic timeline. आपकी जो लिस्ट ऑफ आपने जिन ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी दी है, तरजीह दी है और जो लिस्ट बनाई है वो आपको मदद देती है कि आप डिसीजन लो ऑन दी स्पॉट, उसी टाइम, और एडजस्ट करो अपने लेसन प्लान को जैसे उसको ज़रूरत है। जाहिर सी बात है अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही उसी टाइम पर जो है आप अपने लेसन प्लान को एडजस्ट करते हो जैसे आपको उसकी ज़रूरत होती है। हियर आर सम स्ट्रेटजीज़ फॉर क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, हिकमत अमलियाँ बताई हैं कि कैसे रियलिस्टिक टाइमलाइन बनानी है जो हकीकत पर मबनी हो। एस्टिमेट how much time each of the activities will take, then plan some extra time for each. पहले तो आप एस्टिमेट करो कि आपके पास 30 to 40 मिनट की क्लास है, ठीक है, उस क्लास के अंदर आप अगर ये एक्टिविटी करवाओगे तो वो कितना टाइम लेगी, देन प्लान सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर ईच। पर हर चीज़ के लिए आपको टाइम जो है वो प्लान करना पड़ेगा कि इस चीज़ में इतना टाइम लगेगा, इस चीज़ में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आपको वो एक लेसन प्लान एक ही क्लास में ख़त्म करवाना है। व्हेन यू प्रिपेयर योर लेसन प्लान, जब अपना लेसन प्लान तैयार कर लो, नेक्स्ट टू ईच एक्टिविटी इंडिकेट हाउ मच टाइम यू एक्सपेक्ट इट विल टेक। फिर क्या होगा, उससे आपको हर एक्टिविटी ये इशारा कर रही होगी कितना टाइम जो है वो एक्सपेक्टेड है, तवक्का है कि वो एक्टिविटी वो लेगी उतना टाइम। प्लान अ फ्यू मिनट्स एट द एंड ऑफ द क्लास टू आंसर एनी रिमेनिंग क्वेश्चन एंड टू सम अप की पॉइंट्स। लास्ट में आपको लाजमी इतना टाइम छोड़ना है, फ्यू मिनट्स लास्ट क्लास में, कि आप कुछ रिमेनिंग जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं या आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे सको और जो सम अप जमा कर सको उन की पॉइंट्स को। लाइक अभी जो भी हम लेसन पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ख़ास पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेन मकसद होता है, वो की पॉइंट्स को दोबारा रिकॉल करवाओ ताकि बच्चों के माइंड में वो और ज़्यादा जो है वो बैठ जाएं। प्लान एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी प्लान करो और डिस्कशन क्वेश्चंस ऐसे करो, लाइक आप बच्चों को ग्रुप में बना दो, डिस्कशन क्वेश्चंस दे दो, इन केस यू हैव टाइम लेफ्ट, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, वरना नहीं। बी फ्लेक्सिबल,
बी रेडी टू एडजस्ट योर लेसन प्लान टू स्टूडेंट नीड्स एंड फोकस ऑन व्हाट सीम्स टू बी मोर प्रोडक्टिव रदर देन स्टिकिंग टू योर ओरिजिनल प्लान। आपने एक प्लान बना लिया, उसमें सारी एक्टिविटीज़ भी कर दी, इतना टाइम इतना टाइम इतना टाइम, लेकिन आपको थोड़ी लचक भी अंदर अपने रखनी चाहिए, बी फ्लेक्सिबल, कि आप रेडी रहो कि आप एडजस्ट करोगे योर लेसन प्लान टू स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपने लेसन प्लान्स को एडजस्ट कर सको, इस चीज़ के लिए रेडी रहो। और फोकस करो व्हाट सीम्स टू बी मोर प्रोडक्टिव, कि क्या सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, रदर देन स्टिकिंग टू योर ओरिजिनल प्लान, के बजाय उसके कि आप चिपके ही रहो कि भाई मेरा ये ओरिजिनल प्लान है, मुझे इसको ही फॉलो करना है। अगर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज़्यादा हेल्प हो रही है, जैसे पीछे कहा था कि बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो कि आप अपने मतलब बच्चों को भी जो है उस टाइम पे देखो और उसके बाद आगे बढ़ो, एक चीज़ क्लियर करने के बाद, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। ट्रांसफरिंग आइडियाज़ टू न्यू सिचुएशन, अपने आइडियाज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र करो न्यू सिचुएशंस में, उनको अप्लाई कर सको। जो भी आपने सीखा है उसको न्यू सिचुएशंस में अप्लाई बच्चे कर सकें, उनको ऐसी एग्जांपल्स दो। आस्क ऑल स्टूडेंट टू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट दे थिंक वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने लास्ट में जो बच्चों से जो मेन पॉइंट्स रिकॉल करवाओगे या आप खुद रिकॉल करोगे, तो स्टूडेंट से कहो कि वो राइट डाउन करें ना पीस ऑफ पेपर में कि व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं कि इस लेसन के मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। ये बच्चों से भी एक्टिविटी करवा सकते हो या आप ये खुद भी जो है वो वर्बली बच्चों को बता सकते हो। अगर बच्चों से करवाओगे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है ऑल अबाउट मी। यहाँ पे एक टॉपिक है ऑल अबाउट मी, आई लाइक माई सेल्फ। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है 10 मिनट्स का। हैव ऑल स्टूडेंट्स सिट इन अ सर्किल अराउंड द कारपेट। टीचर क्या करती है, एक्टिविटी करवा रही है। कि अगर आपने अपने ये प्रोसीजर में लेसन प्लान में एक्टिविटी करवानी हो तो एक तरीका देख सकते हैं आप कि स्टूडेंट्स को जो है वो एक सर्किल बना के कारपेट में क्लास में बिठा दिया। होल्ड अ बॉल, और हर बच्चे के हाथ में एक बॉल पकड़ा दी। एंड टेल द स्टूडेंट्स दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स टू देयर क्लासमेट्स बाय सेइंग देयर नेम एंड स्टेटिंग देयर फेवरेट थिंग्स टू डू। और बच्चों से कहा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपना तारुफ करवाएं अपने क्लासमेट से, और अपनी सेइंग देयर अपना नाम बताएं, और जो उनकी जो फेवरेट चीज़ है जो वो करने में उनको बहुत मज़ा आता है वो बताएं। ठीक है, ये किससे रिलेट कर रही है एक्टिविटी, ऑल अबाउट मी से। आई लाइक माई सेल्फ कर रही है ना ये एक्टिविटी रिलेट, इसी तरह आपने भी करना है। स्टार्ट द एक्सरसाइज बाय इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। आप भी इसी तरह जो है वो कर सकते हैं। स्टार्ट करो एक्सरसाइज को कि बाय इंट्रोड्यूस करो खुद का, अपना आप, एंड स्टेटिंग योर फेवरेट थिंग्स टू डू, और अपनी खुद की जो सबसे फेवरेट चीज़ है जो करने में आपको मज़ा आता है वो बताओ। और पास द बॉल टू द नेक्स्ट पर्सन, जैसे जैसे बताते जाओगे और बॉल को पास करते जाओगे। इंकरेजिंग दैम टू डू द सेम, और टीचर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो हौसला अफजाई भी करती जाएगी हर स्टूडेंट को एट द सेम टाइम। एक्सप्लेन दैट टुडे स्टूडेंट विल बी गेटिंग टू नो मोर अबाउट देयर क्लासमेट्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्टूडेंट एक्सप्लेन दैट टुडे स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग टू नो मोर अबाउट देयर क्लासमेट्स, कि बच्चे एक दूसरे की क्लास फेलोज़ को और ज़्यादा जानने के काबिल हो जाएंगे। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव भी एक तरह से मीट कर गया, विल बी गेटिंग टू नो मोर अबाउट देयर क्लासमेट्स। लेसन प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हाउ विल आई टीच, मैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाऊँगी, प्रोसीजर आ गया। डू माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, क्या जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगी बच्चा समझ पाएगा। व्हाट आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा क्या रही हूँ बच्चों को। ये चीज़ें लेसन प्लान में हमें जो है वो एज अ टीचर जो है वो उसको शी और ही और शी विल कीप इन देयर माइंड। What I am teaching, who am I teaching, how will I teach it, how will I know if the students understand, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहा है, थ्रू दी असेसमेंट मेथड। टेक्सोनॉमी जो मैंने कहा था कि आप लोग चंक कर दोगे अपनी इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन। पहले सबसे पहले बच्चों को नॉलेज दोगे, उसके बाद उसको नॉलेज देने के बाद उसको अंडरस्टैंड करवाओगे वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद बच्चे को अप्लाई करना सिखाओगे कि वो जो उसने समझा है उसको न्यू सिचुएशंस में अप्लाई कर सके। फिर बच्चा एनालाइज करे उसका कि जो उसने खुद से अपना जायज़ा ले बच्चा, ठीक है। फिर एवेल्यूएट, उसके बाद जो है बच्चा जब खुद से अपना जायज़ा लेने के काबिल हो जाएगा तो वो चीज़ों को क्रिएट करना शुरू कर जाएगा, खुद से लिखना शुरू कर देगा, खुद से कुछ बनाना शुरू कर देगा। द की इज़ टाइम मैनेजमेंट। इस पूरे लेसन प्लान में जो
सबसे अहम चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि जब अपना लेसन प्लान बना रहे होते हो तो अब अपने 30 to 40 मिनट्स को अपने दिमाग में रखा हुआ होता है आपने कि इतने टाइम के अंदर अंदर मुझे ये सारी चीज़ें करवानी हैं, और जो पीछे मैंने बोला, ठीक है, जो करवाना होता है इस टीचर को। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अ टीचर हैज़ टू टाइम ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द क्लास आवर्स इन ऑर्डर टू फिनिश द लेसन अकॉर्डिंग टू द प्लान। टीचर को जो है सारी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द क्लास आवर्स के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम कंप्लीट करवानी होती हैं, अपने प्लान के मुताबिक। एवरीथिंग इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन आ गया, एग्जांपल्स देनी आ गई, या चाहे उसमें एक्टिविटीज़ आ गई, हैव टू बी टाइम। हर चीज़ का एक टाइम उसने फिक्स किया हुआ होता है अपने माइंड में कि इतने टाइम में ये चीज़ हो जाएगी। इन अ मैनर, इस अंदाज से दैट द लेसन इज़ नॉट एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट क्लास, के लेसन जो है वो अगली क्लास तक जो है वो एक्सटेंडेड ना हो, मतलब आगे ना जाए, तोसी ना हो उसकी, मतलब आगे ना बढ़े, बस इसी क्लास के अंदर अंदर मुझे जो है उसको ख़त्म करवाना है। बट फॉर सम रीज़न दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने पीछे बताया। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था आप सबके लिए। थैंक यू so much for watching my video and giving your time.